हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि लंबे समय के लिए आप इस बाजार में कहां पर निवेश कर सकते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ एक खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। आशीष से हम जानेंगे आज के बाजार का पूरा एक्शन, कुशल और देवांशी से जानेंगे कि कल आने वाले निफ्टी कंपनियों के नतीजे कैसे रह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो बाजार की बात करें तो आज बाजार में शानदार तेजी रही। निफ्टी 1.5% चढ़कर 11,300 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स में भी आज 550 अंकों से ज्यादा का उछाल रहा। आज के सत्र में ऑटो, मेटल और आईटी शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। यह आंकड़ा जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 246 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1017 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बाजार ने आज फिर से शानदार तेजी दिखाई। निफ्टी 11,300 के करीब बंद हुआ। बाजार को ये मजबूती कहां से मिली है और आज के कारोबार पर आपकी क्या राय है? भारतीय बाजारों में 2 दिनों की सुस्ती और कमजोरी के बाद आज दिखा जमकर जोश, और इस जोश की 3 सबसे बड़ी वजह थी। पहला, ग्लोबल मार्केट स्टेबल थे, अमेरिकी बाजारों में तेजी दिखी उम्मीद के मुताबिक, और अमेरिका के फ्यूचर्स एकदम सपाट सुस्त सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे थे। एशिया की शुरुआत अच्छी हुई। भारतीय बाजारों के लिए इतने विदेशी संकेत काफी थे मजबूत होने के लिए। दूसरी बात, पिछले 2 दिनों की कमजोरी की वजह से जो कुछ भी ट्रेडर्स की जरूरत से ज्यादा पोजीशन बनी हुई थी, पुट कॉल रेशियो 1.9 पर पहुंच गया था, वो कम होकर 1.5 के आसपास आ गया। यानी कि कमजोर ट्रेडर्स इस पूरे प्रोसेस में सिस्टम से बाहर हो गए, थोड़ी उनकी पोजीशन हल्की हुई और बाजार लाइट हो गए। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण जिसने आज बाजार में जोश भरा वो ये कि कल के सेशन में एफआईज की तरफ से बड़े बिकवाली के आंकड़े नहीं आए। बाजार कमजोर था लेकिन एफआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली कम किए, 500 करोड़ से कम किए, और वायदा कारोबार में उन्होंने खरीदारी करना शुरू किया है। तो ये एक बड़ा जोश दिलाने वाला था कि अब एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव कम हो गया। ट्रेडर्स तो पहले से तेजी के मूड में थे ही, घरेलू फंड बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एफआईज की बिकवाली का दबाव कम होने से जो सेंटीमेंट मजबूत हुआ उसके चलते अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी। और सुबह से बाजार रंगत में था। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत नीचे आए, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी और 11,225 के पार निकले, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसके बाद जो चौथा कारण बना वो सबसे इंटरेस्टिंग, एक्सपायरी के पहले का। इस हफ्ते जो एक्सपायरी है वो मंथली है और ये महीना 5 हफ्तों का रहा है, तो पोजीशंस काफी ज्यादा है। अब 11,200 11,250 पार होने के बाद निफ्टी में लगभग 1 करोड़ शेयर कॉल्स पर खड़े हैं शॉर्ट साइड पर, तो शॉर्ट कवरिंग होना लाजमी थी। बैंक निफ्टी भी 22,000 के पार निकला, तो उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी। तो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों ने मिलकर बाजार में जो जोश बनाया, क्या कहने। और यही वजह कि बाजार दिन के हाई पॉइंट के आसपास जाकर बंद होने में कामयाब रहे। 11,300 अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली है आपको निफ्टी पर। जो आपने 23-24 मार्च को लोज देखे, वहां से जब जो हमने तेजी शुरू की है, अब तक की बेस्ट क्लोजिंग है। और 11,317 अब तक का हाईएस्ट लेवल भी इस लिहाज से। बैंक निफ्टी 22,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, 22,105 पर, तो यहां पर भी क्लोजिंग काफी बेहतरीन दिखी है। अब कल एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का एक्शन होगा। ग्लोबल मार्केट से बहुत ज्यादा संकेत है नहीं, लेकिन भारतीय बाजारों में अपनी मजबूती साफ नजर आ रही है और रिजल्ट्स के दम
पर भी एक्शन होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आज अल्ट्राटेक नतीजों के बाद तेजी से 5% भागा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके दम पर भारतीय बाजारों ने आज बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन दिखाया और पिछले 2-3 दिनों की जो मायूसी, सुस्ती, नाराजगी, ढीलापन, जो भी आप कह रहे हैं, ये सब जो बाजार में दिख रहा था आज सब दूर होता हुआ चुस्त दुरुस्त फर्स्ट क्लास परफेक्ट एनर्जेटिक पॉजिटिव मार्केट आज का आपको देखने को मिला है। अब आपको ये बताते हैं कि आज के बाजार के इस एक्शन में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है इस एक्शन को, और ये डिटेल समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आशीष, बताइए। गिरावट के बाद आज बाजार में खरीदारी देखने को मिली। कॉल राइटर्स की तरफ से जो शॉर्ट कवरिंग हुई उसने बाजार को ऊपर की तरफ खींचा और निफ्टी में अगर आप देखें तो 11,300 के आसपास बिल्कुल क्लोजिंग संभव होती हुई नजर आई। निफ्टी बैंक भी अगर आप देखें तो 22,000 का जो अहम स्तर है उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें इससे पहले क्विकली देख लेते हैं कुछ वो स्टॉक जहां पर आज के सत्र में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, साथ ही लॉन्ग बिल्डअप भी होते हुए नजर आया। सबसे पहले वो स्टॉक जहां पर तेजी के सौदे बनते हुए नजर आए, हैवी ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ SBI लाइफ, यहाँ पर गौर करिएगा ओपन इंटरेस्ट में 31% का इजाफा देखने को मिला। मेरिको में भी दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखी गई, जो ओपन इंटरेस्ट है वो 26% बढ़ा और टाटा मोटर्स भी आज का स्टार परफॉर्मर माना जाएगा, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट 26% बढ़ा। स्टॉक में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। शॉर्ट कवरिंग के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। NBFC स्टॉक्स आप देखिए, L&T फाइनेंस कल यहां पर गिरावट देखने को मिली थी, आज जो है ओपन इंटरेस्ट 31% घटते हुए नजर आया, स्टॉक में तेजी देखने को मिली, यानी कि जो मंदी के सौदे हैं वो घटते हुए नजर आए। उज्जीवन यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली। रैमको सीमेंट स्पेस में लगातार एक मजबूती देखी जा रही है और कैनरा बैंक यहाँ पर भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो 21% घटा, स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर आप जो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज का जो स्टार परफॉर्मर है वो ऑटो सेक्टर माना जाएगा, क्योंकि आप देखिए अक्रॉस द बोर्ड बढ़िया खरीदारी देखने को मिली और इस तेजी को लीड किया M&M, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। IT स्टॉक्स में भी आप देखिए कि ओवरऑल बाजार में भी तेजी थी और IT सेक्टर भी आज मजबूत देखने को मिला। TCS काफी ज्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिली। परसिस्टेंट सिस्टम ये ऐसा स्टॉक है जहां पर लगातार 2 दिन से हम एक सब्सटैंशियल तेजी देख रहे हैं। टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में भी दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिली। ग्लोबल संकेत ठीक ठाक थे। मेटल स्टॉक्स अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील, नाल्को, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। और कल हमने देखा था कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, लेकिन आज यहाँ पर भी एक रिबाउंड देखने को मिला। प्रेस्टीज एस्टेट्स बढ़िया तेजी देखने को मिली। सोभा डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज। बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए कि एक बढ़िया रैली देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक नतीजों का असर था। इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक कल यहाँ पर काफी ज्यादा सेलिंग ऑफ था, यहाँ पर आज भी खरीदारी देखने को मिली और IDFC फर्स्ट बैंक। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज सभी के सभी सेक्टर्स में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्टर जहां पर बड़ा एक्शन का माहौल आज बनता हुआ दिखा है। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल विकास जी आपसे ये होगा कि जिस तरह का एक्शन आज हमने मार्केट में देखा, इस एक्शन से कल के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, और कल के बाजार में इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रेड लेना हो तो कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए बाजार में एक बहुत ही शानदार तेजी आज देखने को मिली, जो पिछले 2-3 दिनों से लैकलस्टर से बाजार थे और कल तो अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी। उसके बाद हमने एक शानदार तेजी देखी और आज की तेजी को जैसे लीड किया ऑटो, मेटल्स, IT ने, मुझे लगता है टुवर्ड्स द फैग एंड जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें भी एक अच्छी चाल आई है, जो कि पिछले 2-3 दिनों से काफी सबड्यूड थे और खास करके जो बिगीज थे जैसे ICICI बैंक में काफी बड़ा दबाव था, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कल के दिन में भी बाजार अच्छे रहने चाहिए और कल हो सकता है बैंकिंग लीडरशिप लेवे, तो मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स कल अच्छे करने चाहिए। और कल के लिए मैंने फिर एक बैंक को ही चूज किया है। मुझे लगता है कल के लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी करनी चाहिए, जो कि आज 436-37 के लेवल पे बंद हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक कल अगर इस लेवल पे मिले तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें कल का इंट्राडे का टारगेट ही 450 रुपए का रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 430 रुपए। अच्छा, ये तो हो गया इंट्राडे का ट्रेड सर, लेकिन ऐसे मार्केट में अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे अगले कुछ दिनों के लिए तो उनको कहां पर ट्रेड लेना चाहिए?
बिल्कुल मृत्युंजय, पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं आज रेकमेंड करना चाहूंगा एक फार्मा कंपनी, बहुत ही शानदार क्वालिटी की फार्मा कंपनी है। स्टॉक का नाम है एफडीसी। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है, स्टॉक भी बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है जो आज ये लेवल पे जिसमें बंद हुआ है करीबन 268 के आसपास की क्लोजिंग है, मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदें और आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर ही मुझे 290 के लेवल्स इसमें नजर आते हैं। ठीक है, तो ये दो ट्रेड आपके लिए कि इंट्राडे में आपको कहां पर ट्रेड लेना है और पोजिशनली आपको कहां पर ट्रेड लेना है। आगे हम आपको ऑप्शन का ट्रेड बताएंगे और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट भी बताएंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं कल आने वाले कुछ नतीजों पर। और कल मारुति के तिमाही नतीजे आएंगे और मारुति के तिमाही नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, क्या आंकड़े हैं, ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताइए। जी, तो ऑटो स्पेस से कल दिग्गज पैसेंजर व्हीकल कंपनी मारुति सुजुकी इसके नंबर्स आने वाले हैं और यहाँ पर नंबर्स जो है डेफिनेटली कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो अप्रैल महीना जो था वो एक हिसाब से वॉश आउट रहा है, जिस वजह से आप ओवरऑल इस क्वार्टर की वॉल्यूम्स देखेंगे तो वहाँ पर 81% का फॉल होकर 76,600 यूनिट्स जो है कंपनी बेचने में सफल रही है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो इनकी आय पर आता हुआ नजर आएगा। करीब 81% का फॉल हम इनके रेवेन्यू में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा था पिछले साल करीब 2100 करोड़ रुपए का, वो अब घाटे में तब्दील होता हुआ दिखेगा और 600 करोड़ का कामकाजी मुनाफे में घाटा जो है हमें देखने को मिल सकता है और उसका जो इम्पैक्ट है मार्जिन्स पर भी पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। साथ ही कंपनी का मुनाफा जो है वो इनफैक्ट घाटे में हो जाएगा और 1435 करोड़ मुनाफे के मुकाबले 450 करोड़ का घाटा जो है कंपनी पोस्ट कर सकती है। अब आगे के लिए देखना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जिस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए डिमांड कहीं ना कहीं स्पाइक हो रही है, ये देखना होगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री वहां पर क्या रहती है और साथ ही जो उनके प्रोडक्शन लेवल्स हैं किस हिसाब से अभी पहुंचे हैं और आगे के लिए क्या नई लॉन्चेस कंपनी प्लान कर रही है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, विकास जी, जो अनुमान अभी कुशल ने बताया मारुति के तिमाही नतीजों का, इसको देखते हुए आपका नजरिया इसके ऊपर क्या बन रहा है? नहीं, देखिए, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है डेफिनेटली ऑटो सेक्टर के लिए काफी एक डिफिकल्ट और चैलेंजिंग माहौल रहा है, और बट जैसे जैसे हम अनलॉक होते जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी इनके भी कामकाज वापस से नॉर्मलसी की तरफ आ रहे हैं। मुझे लगता है मारुति डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आपका मीडियम से लंबे अवधि का नजरिया है तो करंट लेवल्स पे भी या कोई भी गिरावट में इसको खरीदना चाहिए। कल जो नतीजे आएंगे, नतीजे के बाद अगर कोई रिएक्ट करता है बाजार, अगर नतीजे अनुमान से कम आते हैं तो बाजार में अगर रिएक्शन आता है और मारुति का स्टॉक गिरता है तो मुझे लगता है वो एक अच्छा मौका होगा इस स्टॉक को खरीदारी करने का। मुझे लगता है जैसे जैसे हम अनलॉक होंगे आने वाले क्वार्टर्स में इन जो मारुति जैसी कंपनी के सेल्स में बड़ा एक जंप देखने को मिलेगा और अच्छा सुधार आएगा, तो नॉर्मल होने लगेंगे ऑपरेशंस और उस लिहाज से मुझे लगता है इस स्टॉक को गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, तो आप कहते हैं कि आगे हालात बेहतर होंगे तो इसमें अच्छी तेजी दिखेगी और गिरावट पर बाइंग की राय। ओके, आगे बढ़ते हैं। कल भारतीय एयरटेल के भी जून तिमाही के नतीजे आएंगे और भारतीय एयरटेल के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, आय कितनी रह सकती है, मुनाफा क्या रह सकता है, ये डिटेल बताने के लिए कुशल बने हुए हैं हमारे साथ। कुशल, बताइए। जी, तो भारतीय एयरटेल के नंबर्स में ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। इनकी आय में आप देखिए ओवरऑल जो है करीब 1.5% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवरऑल जो लॉकडाउन के दौरान रिचार्जेस नहीं हो पाए थे उसका जो इम्पैक्ट है इनकी आय पर थोड़ा सा पड़ता हुआ नजर आ सकता है। वहीं जो इनकी वायरलेस रेवेन्यू है भारत में और अफ्रीका में, वहाँ पर थोड़ी सी कमी आती हुई नजर आएगी, जिस वजह से हल्का सा आय पर दबाव जो है हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि जो कंपनी की मार्जिन्स है वो स्टेबल रह सकती है। 43.6% जो है अब मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। हालांकि इनका जो घाटा है वो सिग्निफिकेंटली कम होता हुआ नजर आएगा। करीब 5200 करोड़ का घाटा था पिछली तिमाही में, उसके मुकाबले 340 करोड़ का घाटा जो है वो कंपनी पोस्ट कर सकती है। साथ ही कंपनी की जो आरपू है, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स है, वहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है करीब 3-3.5% की, और अब जो फिगर आ सकता है वो 149 का है। अब आगे के लिए ये देखना होगा कि एजीआर भुगतान पर कंपनी का क्या अपडेट रहता है, तो ये सब चीज़ें जो है सिग्निफिकेंटली जो है इम्पैक्ट कर सकती है कंपनी के नतीजों पर। ठीक है, तो ऐसे में क्या नजरिया रखा जाए सेठी साहब भारतीय एयरटेल पर?
बिल्कुल मृत्युंजय, मैं इनके भारतीय एयरटेल के नतीजों पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है बाजार को सरप्राइज करने वाले नतीजे होने चाहिए, बिकॉज़ ये जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें अगर एक सिंगल बिज़नेस है जो अच्छा कर रहा है, जो आप और हम रोज़मर्रा में एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि हमारा डेटा का कंज़म्पशन काफ़ी बढ़ गया है, लोग घरों पे हैं, उसकी वजह से ये जो कोई नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ज़ी5 ये सब चैनल्स की भी यूसेज बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है इनके आरपुस वगैरह में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और बाकी भारती के नतीजे मुझे लगता है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, पिछले साल जो लॉस किया था उसके कंपैरिजन में ये जो छोटा हल्का लॉस दिखा रहा है, मुझे लगता है ये लॉस नहीं आके कंपनी हो सकता है प्रॉफिट्स में आ जाए। वैसे नतीजों के ऊपर ये स्टॉक में यहाँ से बहुत शानदार तेजी हो सकती है। तो दिस स्टॉक शुड बी केप्ट ऑन रडार, और मुझे लगता है कल अगर मौका मिले तो इसमें तेजी के साथ ही जाना चाहिए। तो आप बुलिश हैं, आपको लगता है कि तेजी के साथ जाना भारतीय एयरटेल में बेहतर रहेगा, फंडामेंटल आपको मजबूत दिख रहे हैं, ठीक है। और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल का कारोबार ऑप्शन ट्रेड के लिहाज से कैसा रहेगा? ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? मृत्युंजय, आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को मेरा नमस्कार। हिंडाल्को एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर मैं ऑप्शन की लेने की सलाह दूंगा। तो 165 रुपए की कॉल 2 रुपए 35 पैसे पर ली जा सकती है, और वो जुलाई की ऑप्शन बता रहा हूँ। और स्टॉप लॉस इसका 1.4 रुपए रहेगा, और टारगेट रहेगा आपका 46 रुपए। तो आप इस तो ये ऑप्शन का प्राइस है 46 जो टारगेट प्राइस है। और ध्यान रखिए कि ये 2 दिन का ही ऑप्शन है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, सबके मन में यही सवाल है कि क्या कल तेजी कंटिन्यू रहेगी, और तेजी कितनी टिकाऊ होगी, और क्या बाजार में कल के लिए अहम लेवल्स होंगे? तो बताएं सर। जहां तक कल के बाजार का सवाल है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि भारतीय बाजारों पर एक्सपायरी का जो पूरा एक्शन है वो हावी रहेगा। ग्लोबल बाजारों से अगर मिले जुले और सुस्ती के संकेत भी रहे तब भी काफी है, अगर तेजी बन जाए तो कहने ही क्या। लेकिन बाजारों के लिए लेवल और बेस अब धीमे धीमे ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और अब कल के लिए 11,150 11,225 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और 11,300 पर आप बंद हुए, वहां से थोड़ा ऊपर खुलकर टिके तो फ्रेश शॉर्ट कवरिंग खरीदारी आती दिखेगी। 11,400 11,450 तक की जाने की कोशिश निफ्टी की अब से लेकर एक्सपायरी तक की हो सकती है, बशर्ते कि ग्लोबल मार्केट्स में कहीं कोई बड़ी खराबी ना दिखे। छोटा मोटा 50-75 पॉइंट 100 पॉइंट डाउ ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि डाउ में भी 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है फेड की, तो एक्शन बढ़ सकता है। लेकिन छोटी मोटी कमजोरी हम पचा लेंगे, बड़ी हुई तो अलग बात है। लेकिन 11,150 11,225 निफ्टी पर कल मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, पहली बात। और जैसे ही थोड़ा नीचे आएगा बाजार, शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको नीचे की तरफ मिलेगा। ढेर सारे शॉर्ट्स अभी भी निफ्टी में पड़े हैं तो नीचे आते ही वहां पर आपको शॉर्ट सेलर्स अपनी पोजीशन कवर करते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी 22,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 22,000 के ऊपर है आप मजबूत हैं, और तब 22,400-500 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। 22,000 के नीचे अगर फिसले तो फिर 22,600 21,600 21,800 की रेंज में बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन लग ऐसा रहा है कि एक्सपायरी के पहले सेटअप परफेक्ट है और हर गिरावट में खरीदारी का मौका है। ग्लोबल मार्केट से अगर कहीं किसी तरह का कोई बड़ा झटका ना लगे तो बाजार दमदार एक्सपायरी के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं, जो कि 10,400 10,450 तक आराम से निफ्टी पर हो सकती है। बैंक निफ्टी पर 22,500 के आसपास तक जाने की पूरी कोशिश हो सकती है। तो एक्शन भरपूर है और ट्रेंड मजबूत है, खरीदारी हो रही है, और उस लिहाज से और अपसाइड की गुंजाइश बाजार में अभी भी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब विकास जी, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लंबे समय के निवेशक को इस मार्केट में कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ, एक डिफेंस क्षेत्र की बहुत ही शानदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है भारत डायनामिक्स, VDL के नाम से ट्रेड होता है। आज ये स्टॉक 387 के लेवल पे करीबन बंद हुआ है। बहुत ही शानदार कंपनी है, और जिस तरह से सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत ही अच्छा करने वाला है।
बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स, एक वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल देखेंगे तो करीबन 13 का है, रिटर्न रेशियो बहुत ही शानदार है, आरओई अराउंड 20.5%, एक जीरो डेट कंपनी है और आने वाला भविष्य बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे, मेरा 9 से 12 महीने में इस स्टॉक पे 475 रुपए का लक्ष्य। ओके, तो 475 का टारगेट, इस पर आप नजर रखें। लेकिन अब आपको बताते हैं ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड बनेगा? नमस्कार। अच्छा देखिए, वैसे तो निफ्टी का अगर आज का क्लोजिंग देखें तो काफी अच्छा रहा, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन आज आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी किया है और आईटी इंडेक्स ने भी किया है, जो काफी रेयर होता है। और अगर आईटी ने किया है तो उसमें मुझे लगता है कि इन्फोसिस ने 950 के ऊपर का एक क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे मुझे लगता है कि 1000 से लेकर 1020 की गुंजाइश है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि आप इन्फोसिस का जो 950 का जो कॉल है, जो 17-15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसे लॉन्ग करके चले, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि 5 रुपए का हमें स्टॉप लॉस रखना है एट 5 रुपीज, और यानी कि एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर 15 रुपए का क्लोजिंग लेते हैं तो अगर हम लोग, और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 40 रुपए के जी। तो 1000 रुपए की गुंजाइश है। तो करंट लेवल से इस लेवल 950 के स्ट्राइक प्राइस के इन्फोसिस के कॉल ऑप्शंस को लेके चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी आपका, विकास सेठी जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, क्यों रहा, और कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।